आपको ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगता? आप सपा छोड़ करके भाजपा में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमें सीबीआई और ईडी से कोई डर नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि विधानसभा के लोगों की तरफ से मैं अगर ये सवाल करूं, कोई 5 काम आप गिनाएं जो आपके कार्यकाल 1 वर्ष से 2 वर्ष के आसपास बीत रहे हैं, कोई 5 काम बताइए। जो आम अवधारणा है लोगों की, अभी माननीय विधायक जी तो खुद किराकत संभाल ही रहे हैं, अब बिटिया को सांसद बनाने के चक्कर में, तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहिए? ये पोस्टर तो कहीं नहीं लगा है। कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कहा था हम डीजल का दाम कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम करेंगे और रसोई गैस का दाम कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15 लाख खाते भेजेंगे। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया कि जनता इनको 400 और जो है सीट देगी? आजाद वहां लालगंज छोड़ करके यहाँ चली आई, जीत पाएंगी या फिर यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी निकलेगा? वो कांग्रेस जो 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में खाता खुलना उसका मुश्किल हो गया था, उसे कुल मिलाकर के 17 सीटें अखिलेश यादव ने दे दी है। क्या लगता है कि ये फैसला ठीक है? अब ये देखिए, फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है, फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है, तो ये प्रश्न आपको उनसे ही करना चाहिए। तो ये चंदा उद्योगपतियों से, कारोबारियों से लेकर के जो है इनको कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम किए हैं। हम तो ये कहेंगे देश की सीबीआई जो संस्था है, सीबीआई को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। चुनावी फंडा चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, कहाँ से किसको कितना आया है और किसने किसको। चलिए दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे साथ एक विशेष बातचीत करने के लिए किराकत के यशस्वी विधायक और कई बार सांसद रहे मछली शहर के तूफानी सरोज जी हैं। और सबसे पहले विधायक जी स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। एक सवाल के साथ विधायक जी शुरुआत कर रहे हैं कि चुनाव अपने यहाँ छठे चरण में है 25 मई को और लगातार उसकी तैयारियां चल रही हैं। एकमात्र नेता जिसको मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी से जिले में जो सबसे ज्यादा सक्रिय है वो आप, लगातार पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार चौपाल कर रहे हैं। एक चीज समझना थोड़ा बड़ा जरूरी आम जनता के लिए है कि ये पीडीए के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं और चौपालों में क्या बातचीत चल रही है? पीडीए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पीडीए का चौपाल लगाया जाए। और पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के हितों के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डकैती कर रही है, उसको हमारा उद्देश्य बूथ स्तर तक लोगों को बताना, समझाना कि आपका हक, अधिकार, मान सम्मान किस तरह से ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी किस तरह आपके अधिकारों का हनन कर रही है। हमारा मूल उद्देश्य है उन्हें सचेत करना, उन्हें आगाह करना कि आप लोग सचेत हो जाओ। जो है भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक पीडीए की हितैषी नहीं है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जो हैं चौकीदार खुद को बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चुनाव से पहले ही जनसभाओं में कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा 400 पार, भाजपा 400 पार। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अलाइनमेंट हुआ है अलग अलग प्रदेशों में, यूपी में भी बड़ी अच्छी स्थिति, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा पाएगी या फिर जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो इस मंसूबे पर भाजपा को सफल नहीं होने देगा? अभी मोदी जी का है अपना, उनका सोच है 400 पार, लेकिन हम तो जो देख रहे हैं जो हालात देश में है, मोदी जी के खिलाफ ही धरती पर लोगों के बीच में एक माहौल है। क्योंकि इन्होंने जो भी आश्वासन दिया, एक भी आश्वासन पूरा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछ लिया जाए कि मोदी जी आए 2013 में तो उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने कहा था हम डीजल का दाम कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम करेंगे और रसोई गैस का दाम कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, 15 लाख खाते भेजेंगे। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया कि जनता इनको 400 और जो है सीट देगी? एक इन्होंने मुद्दा उठाया, ये भगवान राम को जो है समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा किया जो है, जिसके लिए देश के सारे शंकराचार्यों ने मना किया, विरोध किया जो है, और पंडितों ने भी मना किया कि अभी ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन ये मोदी जी अपने वोट की राजनीति के लिए इन्होंने ऐसा किया। अब उस चीज़ को जो है घटकरवासी राम जान गए हैं। भगवान राम इनसे उत्तर प्रदेश नाराज है। जिस तरह से कर्नाटका में बजरंगबली का नारा लगा करके लोग भाषण देते थे और बजरंगबली को आगे करके चुनाव लड़ते थे, तो बजरंगबली ने ललकार दिया कि मैं शुद्ध समाज का देवता हूं और आप लोग जो है शुद्ध समाज के हितों का हनन कर रहे हो, इसलिए कर्नाटका सफाया कर दूंगा। यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, घटगढ़वासी राम, घटगढ़वासी राम लिखा था। भगवान राम भी पूरा घटगढ़ व्याप्त है। भगवान राम इनकी भावनाओं को समझ गए मोदी जी के कि ये प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य क्या, पर्पस क्या है, हमारे प्रतिनिष्ठा है कि इनके वोट की प्रतिनिष्ठा है। इसलिए भगवान राम भी यहाँ नाराज हैं और नाराज़गी कारण था कि इनका ये जो इलेक्शन बॉन्ड है वो भी सामने चुनाव का समय आ गया है। चुनावी फंड किन किन लोगों को दिया गया
और किन से लिया गया। मैं उस सवाल पे जरूर आऊंगा। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, एक सवाल आम जनता का है, मछलीसर लोकसभा के लोगों का है और किराकत की विधानसभा का। बड़ा टाइट सवाल रहेगा कि विपक्ष के तमाम नेता, वो चाहे आप झारखंड में हेमंत सोरेन की बात कर लें, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर लें या ममता दीदी की बात कर लें, आप बिहार में तेजस्वी यादव की बात कर लें, इवन अभी पिछले दिनों खनन के एक मामले में अखिलेश यादव को भी एक समन की नोटिस आई थी। तमाम जौनपुर में भी नेता रहे हैं, अपने सुषमा पटेल की बात कर लें या फिर आप जगदीश सोनकर की बात कर लें, गुलाब बाबू की बात कर लें, सारे लोग भाग करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जा रहे हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे नेता आप हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से सपा को बहुत नजदीक से देखा है। क्या आपको ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगता? आप सपा छोड़ करके भाजपा में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमें सीबीआई और ईडी से कोई डर नहीं है। हम एक वसूल सिद्धांत के आदमी हैं। 2019 में बहुत बीजेपी के बड़े से बड़े नेता लोग हमारे पीछे लगे थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ तक कि लोगों ने ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको भारत सरकार में मंत्री में बनाएंगे। लेकिन मेरी सोच जो है वो समाजवादी सोच है। हमारी सोच माननीय मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई है। हम मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक अखाड़े के पहलवान हैं। हम उनसे भी सामाजिक न्याय की बात उनसे हम सीखी है। तो हम भाजपा में जा ही नहीं सकते जहां मेरा सिद्धांत नहीं मिल रहा है। जो अपने, देखिए, राजनीति दो तरह की करते हैं। कुछ लोग तो समाज सेवा के लिए करते हैं और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। तो जो एकदम निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जिनका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। हम अपने पीडीए की बात भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खड़े होकर के नहीं उठा सकते। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी बात वहाँ नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। क्योंकि हमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं प्रिय है, हमें जनता का हित प्रिय है, हमें पीडीए का हित प्रिय है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़कर कभी देख भी नहीं सकते। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सांसद जी, बहुत एग्जैक्टली जो चीजें सुननी चाहिए वो चीजें लगातार निकल रही हैं आपके मुंह से। यूपी में कुल मिलाकर के लोकसभा की 80 सीटें हैं और 17 सीटें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। वो कांग्रेस जो 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में खाता खुलना उसका मुश्किल हो गया था, उसे कुल मिलाकर के 17 सीटें अखिलेश यादव ने दे दी है। क्या लगता है कि यह फैसला ठीक है? अब ये देखिए, फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है तो ये प्रश्न आपको उनसे ही करना चाहिए कि फैसला ठीक है कि नहीं ठीक है। हम तो ये कार्यकर्ता हैं, हम जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लिए हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कई प्रकार की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो उत्तरकाशी में जो टनल ढहा उसकी कंपनी को ठेका दे दिया। इवन बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कई कंपनियों को उन्होंने चंदा दे दिया और अलग अलग तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो एसबीआई को भी फटकार लगी। तो जो ये चीज़ें निकल करके आई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत फंडिंग हुई है। आपसे जरा जानना चाहूँगा, इस चीज़ से बचने के लिए भाजपा तरह तरह के प्रयास भी कर रही है। ये चंदाजीवी जो सरकार है, प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं कहना चाहिए, इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह देखते हैं? ये चंदाजीवी सरकार जो है, जब ये मसला उठा सीबीआई के लिए और एसबीआई ने जो इनका मैटर दिया तो बड़े पैमाने पर इनको चंदा जो है कि तमाम उद्योगपतियों ने दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी ये जो आपका वैक्सीन है, वैक्सीन का इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि हर आदमी को वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन टीका जरूरी है, और गवर्नमेंट वैक्सीन खरीद रही थी। और अब खुल करके आया है इलेक्शन बॉन्ड से कि 505 करोड़ रुपया वैक्सीन कंपनी इनको जो है चंदा दिया है। तो ये चंदा उद्योगपतियों से, कारोबारियों से ले करके जो है इनको कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने का काम किए हैं। उसी की देन ये महंगाई है, जो महंगाई चरम सीमा पर है उसकी देन है। हम तो ये कहेंगे देश की सीबीआई जो संस्था है, सीबीआई को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। चुनावी फंडा चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, कहाँ से किसको कितना आया है और किसने किसको इतना हित पहुंचाया है, क्योंकि देश का सवाल है, देश के पैसे का सवाल है। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो तो सबकी होनी चाहिए, सबका होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जितने देश के तमाम भ्रष्ट कैटेगरी के नेता हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको जो है संरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। जो बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहा है, जो बीजेपी में चला जा रहा है, मिस्टर क्लीन हो जा रहा है। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। इस समय बीजेपी पूरा भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई। पूरे देश के कोने कोने से तमाम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी अपना जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में पनाह ले रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का पनाहगीर बन गई है। जो है इनकी जांच करना चाहिए, सबका जांच होना चाहिए। जो है व्यापक घोटाले के जांच होना चाहिए, वाटर टैंक घोटाला चाहिए, शारदा चिट फंड में जो है सुधेंद्र चौधरी जिन्होंने नेता विरोधी दल बना उनका भी जांच होना चाहिए, येदियुरप्पा का जांच होना चाहिए। सारे तमाम देश में हजारों हजार करोड़ के घोटालेबाज हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उनका क्यों नहीं हो रहा है, उनका भी जांच होनी चाहिए।
जांच तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंगित करके राजनीतिक दुश्मनी पर किसी किसी की जांच करा रही है, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। लेकिन सत्य जो है परेशान होता है, कभी पराजित नहीं होता। इस बात को अंत में आप ध्यान रखिए। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें और विधायक जी आपसे जरा जानना चाहेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि चूंकि आप अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, लगातार मुलाकात हो रही है, मछली शहर लोकसभा की अगर चर्चा कर ले तो आपकी जो सुपुत्री हैं प्रिया सरोज, उनका नाम भी उछल करके आ रहा है और इवन पोस्टर, बैनर और जो तमाम होर्डिंग्स हैं उनका नाम निकल कर आ रहा है आपके चेहरे के साथ। तो जरा आपसे जानना चाहूँगा कि जो आम अवधारणा है लोगों की, अभी माननीय विधायक जी तो खुद किराकत संभाल ही रहे हैं, बिटिया को सांसद बनाने के चक्कर में, तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पोस्टर तो कहीं नहीं लगा है, नए बरस का पोस्टर हो चाहे सब लोगों ने अपना प्रत्याशी का पोस्टर लगाया है कि हम फोटो छाप करके ये प्रत्याशी, लेकिन कहीं भी पूरे लोकसभा में हमने सभी कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ता लगाना भी चाहते थे, उनको भी मना किया, मत नए वर्ष का पोस्टर लगाओ और न तो प्रत्याशी लगाओ, किसी भी का मत लगाओ। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, हम क्यों लगाने जाए। जो है बिटिया हमारी जो सवाल जो है वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है, जो है LLB करके, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है कि हमें लड़ाते हैं या बेटी को लड़ाते हैं। जिसको वो उचित समझेंगे उसको आदेश देंगे, हम लोग उसके आदेश का पालन करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये दो सीटें जो अपने यहाँ लोकसभा की हैं, एक जौनपुर सदर और उसके अलावा विधायक जी मछली शहर की अगर बात कर ले तो जौनपुर सदर में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जो खुद 2019 में कांग्रेस में गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार में थे, बड़े आरोप लगे उनके ऊपर, जांच भी उनकी हुई, भाजपा में आए हैं तो बिल्कुल डिटर्जेंट की तरह साफ कर दिया गया। एक कहा जा रहा साइबेरियन पक्षी की तरह ये लोग आते हैं, उसके बाद चुनाव जीतते हैं, फिर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कि आम जनता से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। क्या लगता है कि ये जौनपुर में जो कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है ये भाजपा निकाल ले जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में वहां दिख रही है, चुनाव वो फाइट करेगी? अब देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर तो जनता के हाथ में है। जनता अभी हमारी पार्टी से प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है। अब दोनों जब प्रत्याशी आमने सामने होंगे तो जनता देखेगी कि कौन हमारे लिए ज़्यादा सुलभ है और कौन हमारे लिए ठीक है, वो करके जनता निर्णय लेगी ना। हमें तो निर्णय लेना नहीं कि हम आपको बता दें कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है। ठीक बेठीक का निर्णय तो जनता करेगी जो है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है तो दो छोटे सवाल और रहेंगे। खिराकत विधानसभा की जो आम जनता जिसको आपने परास्त किया, उन्होंने 5 साल तक जमकर के काम किया था, जब सवाल करिए तो कहते हैं कि कोविड के समय में वक्त नहीं मिला, बहुत सारे फंड मेरे रुके। दिनेश चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ। आपसे अगर पूछा जाए खिराकत विधानसभा के लोगों की तरफ से मैं अगर ये सवाल करूँ, कोई 5 काम आप गिनाएं जो आपके कार्यकाल 1 वर्ष से 2 वर्ष के आसपास बीत रहे हैं, कोई 5 काम? 5 नहीं, हमारे पास जो है हमारे पास खिराकत विधानसभा 43 महासचिव 43 से 44 सेक्टर में बटा हुआ है। हर सेक्टर में हमने जो है 34 सेक्टर हमारे हैं जहां पे हमने सोलिंग CC रोड का काम किया 34 सेक्टर में। बाकी कई गांवों में तमाम चमार बस्तियों में विशेष तौर से हमने विद्युतीकरण काम किया है। लाइट जहां नहीं थी लाइट दिया, खम्भा दिया, तार दिया, विद्युतीकरण कराया जो है 2 सालों के अंदर। और 59 यहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति है, 59 मूर्ति पर भी हमने सोलर लाइट का काम किया है। हमारा काम बड़े सिस्टम चल रहा है। 5 काम करेंगे, मैं आपको 421 काम गिना रहा हूँ। 421 बूथ है खिराकत विधानसभा में, 421 बूथ, हर बूथ अध्यक्ष के यहाँ मेरी सोलर लाइट लग रही है। सेक्टर प्रभारी हमारे हैं 44, उनके यहाँ लग रही है, और जोन प्रभारी हमारे 6 उनके यहाँ लग रही है। फ्रंटल के हमारे 100 हैं कार्यकर्ता। युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड, मजदूर सभा, अधिवक्ता सभा, अनुसूचित मोर्चा, ये संगठन हमारे खिराकत बने हुए। सारे संगठनों के पदाधिकारियों के यहाँ भी सोलर लाइट हमारी लग रही है। बिल्कुल अंतिम में आपसे 2 चीजें और छोटी छोटी जानना चाहेंगे। एक तो यहाँ की जो मछली शहर की सीट है, इस बात को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि लालगंज से सांसद रही, अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है बसपा से, संगीता आजाद के बहुत अवसर बन रहे हैं और सूत्रों की माने तो बड़ी संभावना है कि शायद खिराकत लोकसभा से इनको यहाँ मछली शहर लोकसभा से एक अवसर मिल जाए। तो क्या लगता है कि संगीता आजाद वहाँ लालगंज छोड़ करके यहाँ चली आई, जीत पाएंगी या फिर यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी निकलेगा? नहीं, वो वहाँ से आई, कहाँ से गए, वो तो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का काम है। कल हमने भी कुछ प्रोमिनेंट चैनल पर देखा जो है कि मछली शहर से संगीता आजाद प्रत्याशी होगी, आगे सूत्र लिखा था, क्योंकि उनको कन्फर्म ऐलान जब तक पार्टी घोषणा नहीं करती है तब तक इनको घोषणा करने का अधिकार नहीं किसी चैनल को, न्यूज़ को, तो उन्होंने आगे सूत्र लिख दिया था कि वो संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। देखिए, अब जो ये PDA का नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उस PDA के नारे के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रत्याशी रहेगा टिकेगा नहीं जो है।
वो पीडीए की जीत होगी, पीडीए के मान सम्मान की जीत होगी और समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीतेगी, जो शानदार जीत होगी दोनों सीटें पे। बिल्कुल अंत में यहाँ कुल मिलाकर के 80 सीटें हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। यहाँ से कम समाजवादी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं? समाजवादी पार्टी गठबंधन को जो है मैक्सिमम सीटें निकलेगी। हम तो 80 का 80 टारगेट बनाए हैं, लेकिन 60 सीट से कम हम नहीं रहेंगे। गठबंधन जो है 60 सीटों से कम नहीं जीतेगा। बाकी कुछ अन्य सीटें हैं, अन्य लोग जीतेंगे जो है। तो आपने देखा कि मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए केराकत के वर्तमान विधायक और मछलीशहर के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता तूफानी सरोज जी थे। सर, वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया जो है हमारी बात को जानने के लिए, इसके हम आभारी हैं।